बात बे-बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजवर्धन शांडिल्य। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मंडली की सदस्या प्रियम की लिखी कहानी, वो जो इश्क था। प्लेटफॉर्म की गहमा गहमी और भीड़ भाड़ वाले माहौल के बर्क्स वेटिंग रूम में काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा था। बड़ी सी मेज के इर्द गिर्द लगी सुर्ख कुर्सियाँ थके मुसाफिरों को राहत दे रही थी। वहाँ मौजूद सभी निगाहों में घर पहुँचने की जल्दी साफ दिख रही थी, मगर ट्रेन कई घंटे लेट थी और हम सबको मंजिल तक पहुँचने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करना था। यूं ही सर टिकाए मेरी नज़र हाथ में लिए मोबाइल पर टिक गई और बेइरादा मैसेजेस खोलकर देखने लगी। आंसर यानी मेरे पतिदेव के मैसेजेस आए थे। उसे मेरी फिक्र हो रही थी। ट्रेन लेट होने की बात से उसने रेलवे वाले के लिए गुस्से वाला आइकॉन भेजा था। मुझे हंसी आ गई। उसके लिए ये वाला स्टेटस कितना फिट बैठता था। कांट टॉक, ओनली मैसेजेस। कभी कभी तो मैं चिढ़ बैठती थी। उधर मैं किचन में मशगूल थी और इधर जनाब ड्राइंग रूम से टेक्स्ट किए जा रहे हैं। और हाँ, आंसर की एक खासियत ये थी कि उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता। मैं तो कोशिश करके हार गई। मेरी नाराज़गी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती और आखिरकार मुझे सरेंडर करना पड़ता, यानी बोलना पड़ता। आंसर की बातें सोचते हुए मेरे होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे कि मेरी पास वाली कुर्सी पर हल्की सी खरखराहट की आवाज़ हुई। गर्दन जरा सी मोड़ कर देखा तो बगल वाले साहब मैगज़ीन पलट रहे थे। मुझे भी अचानक से किताब की तलब उठ गई। किताब मांग कर पढ़ना मेरे दिल ने कभी गवारा नहीं किया था, इसलिए मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर बुक स्टॉल की तरफ चल पड़ी। उफ, ये स्टेशन की किताबें। मैंने सरसरी नज़र दौड़ाई तो एक किताब पर नज़र ठहर गई जिस पर लिखा था, पति को बस में करने के सरल उपाय। नाम पढ़ के ही मुझको एकदम से हंसी आ गई। एक दो किताब को पलटकर देखा कि कोई अच्छी सी मैगजीन मिल जाए, तभी किसी की आवाज़ आई, अनाया। मुझे यहाँ किसने पुकारा? फिर ख्याल आया कि एक सिर्फ मैं ही अनाया नहीं हूँ, कोई और भी हो सकता है। हेलो अनाया, हल्की सी आवाज़ उभरी। पलट कर देखा तो नज़र रुक गई। मैं बगैर पलक झपकाए पुकारने वाले को एक टक देख रही थी। रेहान। मेरे सामने मेरा गुजरा अतीत खड़ा था। मैंने एक पल में खुद को समेटा और अपने धड़कते दिल को थपथपाकर उसे हिम्मत दी, मगर इतने सालों बाद अचानक इस तरह रेहान से मेरा सामना होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बात बे-बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजवर्धन शांडिल्य। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या प्रियम की लिखी कहानी, वो जो इश्क था। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनाया की आंसर से शादी हो चुकी है। वो ऑफिस के काम से लखनऊ आई थी और वापस जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। ट्रेन लेट है और वो वेटिंग रूम में बैठे उकता जाती है। रेलवे बुक स्टॉल से उसे कोई पुकारता है। अनाया पलट कर देखती है तो वहाँ रेहान खड़ा है। अनाया रेहान को देखकर हैरान रह जाती है। अब आगे। कितनी अजीब बात है ना, स्टेशन पर बेशुमार चेहरों को देखते हुए अभी कुछ देर पहले मेरी जहन में ये बात आई थी कि इनमें से कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं है। सारे चेहरे में कहीं पहुंचने की तड़प है जो एक दूसरे से इनको मिला रही है। और ऐसे में अचानक रेहान का दिख जाना, ये कैसा इत्तेफाक है। रेहान और मैं वेटिंग रूम में एक दूसरे के साथ बैठे थे, लेकिन अपनी दायरों में कैद,
या फिर अपनी जगह सिमटे हुए थे। हम दोनों को पता था कि ये साथ महज चंद घंटों का है और जो वक्त गुजर गया वो अब दोबारा नहीं आने वाला। लखनऊ अक्सर आना जाना रहता होगा ना? वो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था, जैसे चटकी डोर फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, मीटिंग के सिलसिले में आना होता है और घूमने फिरने शॉपिंग वगैरह के लिए लखनऊ आ जाती हूँ, कहते हुए मैंने ज़रा से रेहान को देखा। न जाने क्यों आज भी उसके चेहरे पर मेरी निगाह टिक नहीं पा रही थी। मुझे वो पल याद आ गया जब रेहान मेरे ऐन सामने बैठ जाया करता और कहता कि अगर 2 मिनट तक मुझको तुम देख लो तो जो कहो हार जाऊंगा। मैं हंसकर पहले ही हार मान लेती थी। वो बेहद संजीदा था, मगर उन खास लम्हों में उसकी आंखें कैसे शरारती हो उठती थी। अनाया, रेहान की आवाज़ मुझे वेटिंग रूम की दुनिया में फिर से ले आई। कुछ खाने के लिए लाता हूँ, कहता हुआ वो बाहर चला गया। उसका बैग पैक मेरे साथ वाली कुर्सी पर था। मैं ध्यान से उसे देखते हुए लगाव सा महसूस कर रही थी। न चाहते हुए मेरी हथेलियाँ उसके बैग को छूने लगी। तभी उसके कदमों की आहट हुई। सामने से रेहान चला आ रहा था। मुस्कुराते हुए उसने बिना कुछ बोले बड़ा सा पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। अरे, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे हल्का सा संकोच हो उठा। खोल कर देखा तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स थी और अलग अलग फ्लेवर के खूब सारे चिप्स के पैकेट। वो बॉटल खोलकर पानी पी रहा था और मेरी निगाह उसकी गर्दन पर टिक गई, जो किसी वक्त में मेरी पनाहगार हुआ करती थी। मुझे खुद पर हैरानी हो रही थी। रेहान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसकी बेवफाई क्यों नहीं याद आ रही है? मुझे उस वक्त के तकलीफ को याद रखना चाहिए जो सिर्फ उसकी वजह से मिली। मैं इतनी सहज कैसे हो सकती हूँ? बस बहुत हो गया। मैं रिजर्व रहूंगी। कोई ज़रूरत नहीं मुझे बीती बातों में उलझने की। तुम बहुत कम बोलने लग गई हो या फिर मुझसे बात करने का कोई वजह नहीं मिल रहा है? उसने बेवजह मोबाइल पर उंगली फिराया और फिर वापस जेब में डाल दिया। नहीं, बस यूं ही, कहते हुए अपनी अंगूठी में जड़ी मोती को देखने लगी। दरअसल मेरे दिल में 1000 शिकायतें उठ रही थी, मगर अब कहने सुनने का वक्त ही नहीं था। बात बे-बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियाँ और मैं हूँ राजवर्धन शांडिल्य। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या प्रियम की लिखी कहानी, वो जो इश्क था। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनाया एक शादीशुदा लड़की है। वो स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही है कि वहीं रेहान मिल जाता है, जो उसका प्रेमी रह चुका है। कई साल बाद यूँ अचानक मिलने पर वो दोनों एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे हैं। दोनों के मन में 1000 बातें हैं, लेकिन कहना चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं। अब आगे हम जिंदगी में बराबर आगे की तरफ चलते हैं। पीछे छूट गए हिस्से धुंधले होते होते एक दिन खो से जाते हैं, मगर जो वो फिर से निगाहों के सामने आ जाए तो। रेहान पहले भी ज़रूरत के तहत ही बोलता था। उसकी बातें कम कम सी होती थी, लेकिन शहद की बूंद जैसी कीमती लगती थी। आज भी मेरे साथ वेटिंग रूम में बैठे हुए वो बस ज़रूरत के तहत ही बोल रहा था। कुछ देर हम दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। वो चुपचाप बाहर निकल गया था। शायद ट्रेन का टाइम पता करने गया होगा। रेहान के जाते ही मुझे वो बीते दिन याद आने लगे जब मैं और वो साथ हुआ करते थे। मैं कुर्सी के बैग पर सिर टिकाए चुपचाप वहाँ पहुँच गई
जब रेहान मेरी दुनिया का चांद और सूरज दोनों हुआ करता था। हम दोनों के परिवारों में अच्छी दोस्ती थी। जीवन के दहलीज तक आते आते मेरे दिल में रेहान के लिए एक अलग ही जज्बा पनपने लगा था। दिल के इशारे बड़े सच्चे और जाहिर से होते हैं, यानी उसे भी मेरे एहसासात की खबर हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के घर वक्त बिताने की वजह ढूंढने लगे थे। किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को छू लेना, टकरा जाना, ऐसे कितने मीठे वाक्य होते थे जिन पर बाद में खूब हंसी आती थी और शर्म से चेहरा गर्म हो उठता था। घर के पीछे वाले हिस्से में अब्बू ने मोगरे की झाड़ लगा रखी थी। रात रानी भी महक महक कर हम दोनों को इशारे कर रही होती। रेहान बिना कुछ बोले मोगरे की कलियां तोड़कर मेरे बालों में लगाने लगता। मैं जैसे ही कुछ बोलने को होती फौरन चुप रहने का हुक्म दे देता। वो मेरा सर अपने कंधे से सटाए देर तक खामोश रहता था। मेरे बालों को चूम कर कहता, तुम इश्क वाली मटेरियल हो, तुमसे सिर्फ इश्क किया जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे खुद पर गरूर आ जाता, जैसे वाकई दुनिया की सबसे कीमती शय हूँ मैं। उस वक्त हम दोनों को लगता था दुनिया की अब कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। बस पढ़ाई पूरी होते ही रेहान की जॉब लगने वाली थी और उसके बाद हमारी शादी। पता है ना यार, मुझे यूं ट्रेन का इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता है। रेहान ने धीमे से कहा तो मैं यादों की अंजुमन से वापस लौटी। मेरी आंखों के सामने सैकड़ों उम्मीदें जाग उठी। अब वो कहेगा कि तुम हो तो अच्छा लग रहा है इंतज़ार करना। काश रेहान अपने लैपटॉप को देखते हुए मुझसे बोला। फिर धीरे धीरे आदत हो गई। काम के सिलसिले में यहाँ अक्सर आना जाना होता है ना, और ट्रेन वक्त पर कम ही आती है। शायद ऐसे ही हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं। रेहान ने बात पूरी की तो उसका चेहरा सहज था, जैसे कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा, हाँ सारी बात आदत की होती है। तुमने कुछ बताया नहीं अपने बारे में, मेरा मतलब शादी वगैरह। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप लैपटॉप पर ईमेल चेक करने लगा। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो इस सवाल से बचना चाहता है। सच कहूँ तो अच्छा लगा। क्या पता रेहान ने शादी की ही ना हो सकता है वो मुझे भूल ही ना पाया हो। मोहब्बतें इतनी आसान से थोड़ी मरती है। उसने क्या सोचकर तभी मेरे ख्याल का धागा टूट गया। रेहान ने लैपटॉप से नज़र हटाई और बोला, सॉरी मेल देख रहा था। अपने बारे में क्या बताऊं, मेरा अपना बिजनेस है, घर है और घर में एक बीवी है। कहते हुए वो मुस्कुरा उठा। मैंने अपनी निगाह फेर ली। न जाने क्यों उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे उदास कर रहा था। बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, कहानियाँ सुनाता हूँ और आप सुन रहे हैं कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले
उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever. प्यार कभी हो मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं। जितनी यादा उतनी वफा, जितनी यादा उतनी वफा, एक नजर प्यारे से देख लो फिर से जिंदा कर दो। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ मंडली की सदस्य प्रियम की लिखी कहानी वो जो इश्क था। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनाया एक शादीशुदा लड़की है। लखनऊ स्टेशन के वेटिंग रूम में इत्तेफाक से उसका पुराना प्रेमी मिल जाता है, रेहान। अनाया रेहान को देखकर फिर से बीते दिन याद करने लगती है। उसका दिल चाहता है कि रेहान बीते दिनों की बात करे,
अलग हो जाने पर दुख जाहिर करे, मगर रेहान ऐसा कुछ नहीं करता। अब आगे। कुछ बातों की तासीर ऐसी होती है कि उन्हें सुनकर न चाहते हुए भी एक खालिश सी हो जाती है। रेहान की शादी की खबर ने मुझे एक अजीब सी रंग में मुख्तला कर दिया था। जबकि कायदे से देखा जाए तो मैं खुद भी शादीशुदा थी और मेरी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार थी। हर तरह से बेहतरीन कहे जाने वाला घर था और बेहद प्यार करने वाला आंसर का साथ था। मैं हर लिहाज से खुशनसीब थी। फिर न जाने क्यों रेहान की शादीशुदा ज़िंदगी को सुनकर मुझे बुरा क्यों लग रहा था। मैं खुद के सवालों के घेरे में उलझाए खाली ज़हन लिए उसे देख रही थी, जो कभी मेरे ख्वाहिशों का हासिल था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जैसे क्या वो जान लेना चाहती थी, उसकी बीवी के बारे में क्या क्या पता लगा लेना चाहती थी। मैं अपनी पर्स की जिप खोलते हुए खुद को व्यस्त दिखाकर रेहान से पूछ पड़ी, क्या करती है तुम्हारी वाइफ? अरेंज मैरिज या वो राइटर है, कहानियाँ और पोइट्री लिखती है। शादी? नहीं, वो अरेंज मैरिज नहीं। अरेंज मैरिज नहीं तो क्या लव मैरिज हुए हैं? मेरे दिमाग में बिजली की तेजी से सवाल उठा। तभी रेहान बोला, मेरी शादी अचानक से हो गई थी। दरअसल मेरे कलीग की बहन की शादी थी। ऑफिस का सारा स्टाफ वहीं पे था और ऐन वक्त पर लड़के की तरफ से रुपए पैसे की लेन देन को लेकर बहस हो गया। तो घर के बड़े बुजुर्ग मामले को शांत करने की कोशिश में लगे थे कि तभी नमीरा यानी दुल्हन ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। रेहान जरा सा चुप हुआ तो मैंने जल्दी से पूछा, फिर ये हुआ कि मैंने नमीरा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दरअसल उनका यूं फैसला लेना मुझे बहुत मुतासिर कर गया था और उस वक्त हमारी सादगी से निकाह हो गया था। रेहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसके सामने वो बीते लम्हे दोबारा आ गए हों। न जाने क्यों मुझे उसके बीवी के बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एकदम से कह उठी, चलो अच्छा है, इस दफ़ा कम से कम स्टैंड तो लिया, यानी फैसला तो किया। ये अच्छी बात है, कहकर मैं फिर बोतल के ढक्कन खोलने लगी। लेकिन रेहान को मेरी बात कहीं न कहीं लग गई थी। वो मेरी बातों में छिपे ताने को अच्छी तरह समझ चुका था और वो जख्मी नज़रों से मुझे देख रहा था। अब उसे मालूम होगा कि बातों से कैसे चोट पहुंचती है। लेकिन ये क्या, उसका चुपचाप हो जाना मुझे बुरा क्यों लग रहा था? उसका दिल ही दुखाना चाहती थी ना। उसे याद दिलाना चाहती थी कि हमारे मोहब्बत के लंबी उम्र के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की थी। उसने तो खामोशी से सर झुका दिया था। तो अब उसे याद दिलाकर मैं हारी हुई सी क्यों महसूस कर रही हूँ? मगर वो बीती बातें कैसे भूल जाऊं? मुझे वो गुजरे दिन फिर से याद आने लगे जब रेहान को हमारी मोहब्बतों के लिए फैसला लेना था। ये शानदार शख्स जो मेरे सामने बैठा मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, क्या इसे कभी मेरे साथ की तलब नहीं थी? बात बे-बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियाँ। मेरा नाम है राजवर्धन शांडिल्य। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य प्रियम की लिखी कहानी, वो जो इश्क था। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अनाया एक शादीशुदा लड़की है। ट्रेन के वेटिंग रूम में उसकी मुलाकात रेहान से हो जाती है। शादी से पहले अनाया और रेहान एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अनाया को वो गुजरा वक्त फिर से याद आने लगता है। वो चाहती है कि रेहान कुछ ऐसा कहे जिसे सुनकर उसके दिल को तसल्ली मिल जाए कि रेहान अब भी उसे याद करता है। रेहान के दिल में उसके लिए अब भी मोहब्बत जिंदा है। वो उसके लिए हमेशा से अहम थी। मगर
रेहान खामोश रहता है। अब आगे। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। वाकई किसी ने कितना सही लिखा है। बीते हुए दिन सारी ज़िंदगी याद आते रहते हैं। मेरी आंखों के आगे वो लम्हा घूम गया जब मैंने रेहान से बार बार कहा था, प्लीज़ कुछ करो ना, पापा मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, कहीं बात पक्की हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ मैं देखता हूँ, मैं घर में बात करूँगा, तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। रेहान ने मेरे कंधे थपथपाए तो जैसे मुझे राहत मिल गई। मगर 1 महीने के बाद ही पापा ने मेरी मंगनी फिक्स कर दी थी। मैं रोती रही। इस रिश्ते के लिए 1000 बार मना किया, मगर माँ बाप सोचते हैं कि उनकी औलाद के लिए वही बेहतर फैसला कर सकते हैं। काश पापा थोड़े दिन और रुक जाते, रेहान की नौकरी लगने का इंतज़ार कर लेते। मगर बेटियों की मोहब्बतें कब मंजूर की जाती है, उनकी ख्वाहिशें को कौन सुनता है जो मेरी सुनी जाती। और फिर सितम ये हुआ कि इस पूरे मामले पर रेहान की तरफ से बिल्कुल चुप्पी छाई रही। वो खामोश तमाशाई बना रहा। रेहान कुछ तो करो, कम से कम पापा से कहो, क्या पता वो मान जाएं। तुम अपने अम्मी को मेरे घर क्यों नहीं भेजते? अम्मी को घर भेजो ना प्लीज़, ऐसे चुप मत रहो। रेहान पौधों की सूखी पत्तियों की तरह देखता रहा और मेरे लाख कहने पर उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी तरफ से हर सहारा टूट चुका था और मेरे पास आंसर से शादी न करने की कोई वजह नहीं बची थी। हाँ, बस शादी से पहले सुनने में आया था कि रेहान और उसकी अम्मी ने मोहल्ला छोड़ दिया था और कहीं और जा बसे थे। अनाया रेहान की हल्की सी पुकार पर यादों के समंदर से बाहर आई और उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो? उसने नरमी से पूछा। तो मैंने हौले से सर हिलाकर कहा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे कान में जो पीले पंख लटक रहे हैं असली हैं क्या? उसने मेरे ईयर रिंग की तरफ इशारा किया तो उसकी संजीदगी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं हंसते हुए बोली, एकदम असली हैं, पीले कबूतरों के पीले पंख। वो मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। कितने सालों बाद उसकी भरपूर मुस्कुराहट देख रही थी मैं। रेहान बहुत कम हंसता था और शायद इसलिए उसकी हंसी बड़ी कीमती मालूम होती थी। हम कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, मगर रेहान ने एक बार भी वो नहीं कहा जिसे सुनने को मेरे कान तरस रहे थे। हम दोनों करीब ही बैठे थे। तेज हवाओं से मेरा दुपट्टा उड़कर उसके हाथों का तवायफ करने लगता तो रेहान आहिस्तगी से मेरा दुपट्टा संभालकर किनारे रख देता। न जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि वो दुपट्टा उसके चेहरे को छू जाए, बस एक बार। आज ट्रेन का इंतजार नहीं था, बल्कि उस गुजरते वक्त के थम जाने की तड़प थी। किसी की कॉल आई थी। रेहान बात कर रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मोबाइल उसके हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया। मैं झुककर उठाने को हुई कि उसी वक्त रेहान भी झुक गया। बेसाख्ता हम दोनों के कंधे टकराए और उंगलियों पर हल्का सा लम्स हुआ। मैं फौरन सीधी होकर अपनी जगह पर बैठ गई और बेवजह कुर्ते का दामन सीधा करने लगी। रेहान के वजूद से उठ रही उस जानी पहचानी खुशबू ने मुझे जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने जरा सी निगाहें उठाकर रेहान को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों मैं अपनी जगह एकदम सिमट सी गई थी और उससे कुछ कहने की चाह करने लगी थी। बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियाँ। मेरा नाम है राजवर्धन शांडिल्य। कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या प्रियम की लिखी कहानी, वो जो इश्क था। इस कहानी में अब तक आपने सुना अनाया और रेहान की कई सालों बाद स्टेशन की वेटिंग रूम में इत्तेफाक से मुलाकात होती है। रेहान को देखते ही अनाया की दबी हुई मोहब्बत फिर से सांस लेने लगती है। वो चाहती है कि रेहान की बातों से, उसकी आंखों से कुछ ऐसा झलक जाए जिसे अनाया को यकीन हो जाए कि रेहान उसे भूला नहीं है। रेहान के जहन में आज भी उसका प्यार जिंदा है और उसे सच में प्यार करता है। अब आगे। ये राज मुझ पर आज खुला था कि मैं रेहान को कभी भूल ही नहीं पाई थी। अनाउंसमेंट हो चुका था, कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। हमें अलग अलग ट्रेनों में बैठकर फिर से एक दूसरे से अलग रास्ते की तरफ चल देना था। मगर ये थोड़ा सा उधार का वक्त दिल को मसरूर कर रहा था। वेटिंग रूम में उसके साथ बैठकर मैं बीते उन खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी और शायद रेहान भी कहीं खोया हुआ था। लेकिन उसने एक बार भी जाहिर नहीं किया कि उसकी ज़िंदगी मेरे न होने से कितनी सूनी है। तुम्हारी ट्रेन के जस्ट बाद मेरी भी ट्रेन आ जाएगी, रेहान ने अखबार समेटते हुए कहा तो मैं कहना चाहती थी, हाँ देखो ना, ट्रेन को भी पता है कि तुम साथ नहीं चल सकते, लेकिन सब कुछ कह जाना इतना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। मैं चुप रही। जैसे अगर बोल पड़ी तो हमारे सारे दिल का तिलस्म टूट जाएगा। मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे। आंसर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर रहा था। रेहान ने कहा, देख लो कोई टेक्स्ट कर रहा है। मैंने जल्दी से कहा, अरे वो ऑफिस वालों का ग्रुप है ना, उसी पर मैसेजेस आ रहे हैं। उफ, ये मैं क्या कर रही हूँ? रेहान से क्यों छुपा रही हूँ? मैं खुद से ही सवाल जवाब करने लगी। वेटिंग रूम से निकलकर हम प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। बस कुछ ही लम्हों बाद वो फिर से एक दूसरे से दूर हो जाने वाले थे और मेरे दिल से ये बात तब तक नहीं निकल पाई थी कि क्या रेहान को कभी मेरी याद नहीं आती, या हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी वो सिर्फ नौजवान दिलों की वक्त गुजारी थी। ये कुछ कहता क्यों नहीं? ख्यालों के हुजूम को चीरते हुए ट्रेन हमारे सामने आ खड़ी हो गई। रेहान मेरा बैग लिए बड़ी जिम्मेदारी से मुझे सीट पर बैठा चुका था। मैं जानबूझकर उसका चेहरा नहीं देख रही थी। लगता था गले में कुछ फंस रहा है और अगर उसकी ओर देखूंगी तो जब्त करना मुश्किल हो जाएगा। पहुंच जाओगी तो खबर करना, नंबर सेव कर लिया है ना? उसके सवाल के जवाब में मैंने हाँ में सर हिला दिया। ट्रेन अब चलने लगी थी और उधर मेरा बेचैन दिल रुकने लग गया था कि तभी रेहान ने मेरी हथेलियों पर अपना हाथ रखकर कहा, अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। मैंने डबडबाई आंखों से उसको देखा तो मेरा हाथ छोड़कर ट्रेन से उतर गया। जाते जाते उसकी आंखें भी छलछला उठी थी। देखा मैंने, मुझे गर्माहट सी महसूस हुई, सुकून सा। मेरे दिल ने मुझे समेटते हुए कहा, प्यार उसको भी था, जरूर था। यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जाते हैं लोग पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग जाते हैं लोग पानी के जैसे रेले,
गाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना की जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने पे आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न बात दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो जा रही है, गाड़ी बुला। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप YouTube पर टाइप कर सकते हैं RAJVARDHAN स्पेस SANDILYA। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है RAJVARDHAN SANDILYA rajvardhanshandil@gmail.com। कहानियाँ जहां आप मिलते हैं खुद से। मिलते हैं अगले कड़ी में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने इस होस्ट राजवर्धन शांडिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।